ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, भगवान से प्रार्थना कि आप सब घर पर स्वस्थ रहें। हम काव्य खंड पाठ 4 में आ गए हैं और जिसका शीर्षक है बनारस और जिसका दूसरा पाठ है दिशा। बनारस शब्द से आप समझ गए होंगे बनारस क्या है। एक गंगा तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश, काशी आदि नाम से जो प्रसिद्ध है बनारस। प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके क्षेत्र के कह सकते हैं बनारस के नेता हैं और उसी बनारस के बारे में कवि ने, यानी कहने का अभिप्राय केदारनाथ सिंह जी ने उस बनारस की सौंदर्य का वर्णन, उसकी प्राचीनता, उसकी आध्यात्मिकता, उसके एक भक्ति से किस प्रकार जुड़ा है बनारस, किस प्रकार भक्ति और श्रद्धा से लोग वहाँ पर जाते हैं बनारस और बनारस की क्या विशेषताएं हैं, ये सब इस कविता के माध्यम से केदारनाथ सिंह जी ने बताने का प्रयास किया है। तो केदारनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं, इनके जन्म के बारे में। तो हिंदी कविता के सुप्रसिद्ध कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में बलिया जिला का चकिया गांव। 7 जुलाई 1934 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में 7 जुलाई 1934 में इनका जन्म हुआ। शिक्षा हिंदू काशी विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इन्होंने हिंदी में एमए किया और वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में इन्होंने बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी इन्होंने शोध प्रबंध पूरा किया। पीएचडी को शोध प्रबंध बोलते हैं, जो किसी विषय पर बुक लिखी जाती है, तो वही इन्होंने पूरा किया है। जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1934 को। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और इसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में ही, वहाँ पर हिंदी में एमए किया और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर इन्होंने शोध प्रबंध यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी शिक्षा। अब आ जाते हैं इनके पद प्रतिष्ठा के बारे में। तो पद प्रतिष्ठा का मतलब इनको किस किस चीज पर क्या क्या सम्मान इनको दिया गया है विभिन्न संस्थानों के द्वारा, तो देख लेते हैं। गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से अवकाश ग्रहण किया। अंत में वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अवकाश का मतलब रिटायरमेंट। ये कहाँ पर थे? जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर रहे थे। वहां से रिटायरमेंट हुए और दिल्ली में रहकर अंत तक स्वतंत्र लेखन करते रहे। अकाल में सारस ये कविता का नाम है। इस कविता पर 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक लेखक के लिए उच्च सम्मान है, और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। कुमारन आशान व्यास सम्मान तथा दयावती मोदी पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित किया गया, आदि इनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो पद प्रतिष्ठा के बारे में हमने क्या पढ़ा है? ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, गोरखपुर में हिंदी के प्रोफेसर प्राध्यापक रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने जो दिल्ली में जो थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा के हिंदी के प्रोफेसर थे भारतीय भाषा केंद्र में, तो वहां से इन्होंने रिटायरमेंट किया। अंत में दिल्ली में रहे और स्वतंत्र लेखन करते रहे। ये एक प्रसिद्ध कविता थी उनके अकाल में सारस। तो इसी कविता पर उनको सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान जो है इनको दिया गया। कुमारन आशान व्यास सम्मान दयावती मोदी पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां। अब तक इनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। काव्य संग्रह हैं जैसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर, कबीर आदि जो है इन्होंने सारस उत्तर, अकाल में सारस उत्तर, कबीर, ये आदि जो है इनके काव्य संग्रह हैं। अन्य कविताएं बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल। आलोचनात्मक ग्रंथ जो लिखे हैं उन्होंने कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास आदि जो है इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं।
निबंध संग्रह है जैसे मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, इनके निबंध हैं जो इन्होंने लिखे हैं। साहित्यिक परिचय, तो केदारनाथ सिंह को मूलतः मानवीय संवेदना के कवि माना जाता है, यानी मानव के दुख सुख को समझने वाले। उन्होंने अपनी कविताओं में बिंब विधान को अधिक महत्व दिया है। बिंब विधान का मतलब समाज को उसका आईना दिखाना। तो इनकी कविताओं में विद्रोह के स्वर के बजाय शांत स्वर को महत्व दिया है। इन्होंने विद्रोह को स्वर की बजाय केवल शांत जो है वो स्वर अपनी कविताओं में रखे हैं। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। हिंदी भाषा में भारतीय भाषाओं का अनुदित संग्रह, यानी हिंदी भाषा में जो भारतीय अन्य भाषाओं का जो कुछ जो ग्रंथ हैं वो अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी भाषा में। तो उस अनुदित संग्रह का नाम है ताना बाना, हाल ही में प्रकाशित हुआ है। भाषा वैशिष्ट्य, तो इनकी भाषा जो है काव्य भाषा सहज एवं सरल है, यानी सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी काव्यों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो उसमें भी भाषा जो पॉइंट लिखेंगे तो यही लाइन लिखेंगे, उनकी भाषा सहज एवं सरल है। इन्होंने अपनी कविता में रोजमर्रा के जीवन से परिचित बिंबों का विधान किया है। इनकी बिंब योजना अत्यंत सार्थक है, बिल्कुल सही है। बिंब योजना का ध्यान रखना। बिंब योजना क्या होती है कि जैसा समाज है वैसा का वैसा सब सामने प्रस्तुत करना। इनकी भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं मानवीय कर्ण यानी मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रतीकात्मक शैली है। तो ये इनकी भाषा की विशेषताएं थी। विशेष आपको एक ही लाइन भाषा में लिखनी होती है उसमें, जब हम बात करते हैं काव्य की सप्रसंग व्याख्या की। लेकिन यदि भाषा की बात करें तो भाषा जब हम इसका जीवन परिचय याद करते हैं तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। 19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में रह रहे थे तो इनका स्वर्गवास हो गया। 19 मार्च 2018 को ये दिल्ली में थे जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ, क्योंकि अंत में दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रहे थे तो इसलिए दिल्ली में रहते हुए इनका स्वर्गवास हो गया था। ये था कवि परिचय केदारनाथ सिंह जी का। अब हम आते हैं काव्य परिचय, यानी कविता का परिचय क्या है, यानी बनारस के बारे में क्या है। पहली कविता है बनारस और दूसरा है दिशा। तो पहली कविता है बनारस। बनारस के बारे में क्या बताया गया है, जैसे कि मैंने प्रारंभिक परिचय दिया था, प्राचीनतम शहर है बनारस। तो उसकी सांस्कृतिक वैभव के साथ, यानी उसकी संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, हाव भाव, वहाँ के पूजा पद्धतियाँ, ये सब सांस्कृतिक वैभव के अंतर्गत आती हैं। तो ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी है, यानी काशी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं। तो बनारस दो या काशी प्राचीन नाम है, बनारस है अब भी नाम बनारस ही है। तो शिव की नगरी कहा जाता है और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर विशेष केंद्र आस्था का केंद्र है गंगा। बनारस में गंगा और गंगा के साथ गंगा के ऊपर बने घाट, गंगा पर बने मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है, अर्थात लोगों की भीड़ आती है तो उनमें पैसा आता है। बसंत उतरने का अभिप्राय ये है। और का चित्र बनारस चित्र कविता में अंकित हुआ है, यानी जो बसंत का उतरता बसंत है जो कटोरों में उतरता है, तो इसका चित्र जो है बनारस कविता में अंकित हुआ है। चित्रा लिखा हुआ है, चित्र। तो बसंत का उतरने का चित्र जो है बनारस कविता में अंकित किया गया है। इस शहर के साथ मिथ की आस्था, मिथ की आस्था का मतलब जिसको जो सुनाई आस्था है, कोई लिखित संविधान नहीं है। वही काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की जो अवधारणा, जो लोगों की विचार जुड़े हैं। गंगा में बची नाव, जो आज भी गंगा में बहुत सारी नाव बंधी होती है बनारस में, और एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, और दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि यानी चिताओं की अग्नि, यानी यहाँ पर लोग मरते रहते हैं तो गंगा के घाटों पर जो दशाश्वमेध घाट आदि जो हैं उन पर लोगों की चिताग्नि जलाई जाती है तो वो भी कभी नहीं बुझती है उनसे, तथा अवन इत्यादि से उठने वाला धुआं ही तो बनारस है, अर्थात ये बनारस की विशेषता बताता है। तो यह हर कार्य अपनी रो में अपने लय ताल में होता है, यही बनारस का चित्र है। फिर हम बनारस की और विशेषताएं, कुछ विशेषताएं और भी हैं बनारस की, वो देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं।
आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य, भक्ति, यानी ये सब बनारस की विशेषताएं हैं। बनारस लोगों की आस्था है, श्रद्धा है गंगा के प्रति, विरक्ति है यानी त्याग की भावना है, सन्यासी रहते हैं यहाँ पर, लोगों का विश्वास है गंगा आदि तीर्थ स्थलों पर, आश्चर्य दिखाई देता है कि लोग एक साथ मिलकर किस प्रकार एक समूह में प्रतिबद्ध होकर प्रेम भक्ति से यहाँ जो गंगा की आरती आदि जो मेला जिला स्वरूप है सब बनारस है। तो काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता यानी यहाँ की धार्मिकता, भव्यता, यहाँ का सौंदर्य, आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यानी धीरे धीरे उसमें आधुनिकता का समा जाना ये बनारस की कविता में मौजूद किया गया है। यानी अपनी प्राचीनता पर तो बनारस टिका हुआ है ही, धीरे धीरे आधुनिकता का भी योग उस पर आ गया है। जैसे आधुनिक बहुत सारी चीजें हैं जो बनारस के घाटों पर बिक रही हैं, बहुत सारी आधुनिक मशीनें वहां पर लग गई हैं। तो ये धीरे धीरे आधुनिकता, प्राचीनता के साथ आधुनिकता का समाहार भी, योग भी बनारस की इस कविता में जोड़ा गया है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है, यानी एक पुराने प्राचीन शहर के जो वास्तविकता है उसको दिखाती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है, यानी कह सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म गहराई को यह कविता मापने में समर्थ है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर बिल्कुल सरल है और अर्थ के स्तर पर भी गहरी है, यानी यदि अर्थ देखें तो बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है बनारस कविता में। तो कविता का शिल्प यानी उसकी बनावट, उसकी रचना विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है, यानी कवि किस प्रकार छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हैं बनारस में। तो ये सब सारी चीजें जो है बनारस कविता में बताई गई है। इसका दूसरा भाग है दिशा। तो दिशा की क्या क्या विषय काव्य परिचय है वो देख लेते हैं। दिशा कविता जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, यानी बच्चों के मन के विज्ञान को समझने से संबंधित है। क्योंकि कई बार बच्चे स्वाभाविक कोई न कोई कार्य कर रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब जो होता है कई बार वो हमें भी पाठ पढ़ा जाता है, यानी शिक्षा दे जाता है। तो वही यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी समझाना चाहते हैं कि कभी बच्चे ही हमें ऐसा उत्तर दे जाते हैं जो एक यथार्थ होता है, एक ढंग से कहें तो एक सत्य होता है, एक सच्चाई होती है, और यह बाल सुलभ ज्ञान ही मनुष्य के मोह को मोह लेता है। तो कविता भले ही छोटे से आकार की हो, पर हम बच्चों से यही कहना चाहती है कविता कि हम बच्चों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा बड़ी सहज और सपाट है। तो जी जैसे कि इस कविता में एक पतंग की बात की है कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और जब कवि पूछता है कि तुम्हारी ये पतंग किस तरफ भागी जा रही है, तो वो अपने ढंग से उत्तर देता है। तो कहता है कि उस तरफ जिस तरफ हिमालय है। तो वो भी एक दिशा का ज्ञान करा जाता है। तो ये है दिशा। हम आ जाते हैं हमारे काव्यांश पे। तो पहला काव्यांश है वसंत का आना। किस प्रकार बनारस में जब वसंत ऋतु आती है तो क्या परिवर्तन होते हैं बनारस में। यहाँ पर द्विअर्थक है बनारस कविता। एक तो वसंत ऋतु का आना, एक वसंत का मतलब बनारस का हरा भरा होना, यानी लोगों की भीड़ आना। तो यहाँ पर दोनों ही तरह से बात की है। प्रारंभ में बसंत कैसे आता है वो बात की है, और किस प्रकार लोगों की भीड़ जब इकट्ठी होती है तो किस प्रकार बसंत जैसा माहौल यहाँ बनता है, तो वो भी बात यहाँ पर कवि केदारनाथ सिंह जी ने की है। तो यह है काव्यांश यानी सांकेतिक काव्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता बनारस से उद्धृत है। और प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने, यानी पहले काव्यांश की बात करें तो बनारस जो शिवनगरी है बनारस, तो उसके ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है, और किस प्रकार बनारस में वसंत जब आता है तो क्या क्या बनारस में परिवर्तन होते हैं, तो इस बारे में वर्णन कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं कि किस प्रकार वसंत आता है। अच्छा, हम सबसे पहले बनारस के बारे में देखते हैं। तो बनारस कैसे वसंत के बारे में सोचते हैं। तो वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है। अभी कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले हमने देखा था कि जब बसंत ऋतु प्रारंभ होती है तो हवाएं तेज चलने लगती है, धूल के बवंडर वो चारों ओर घूमने लगते हैं, पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ रहे होते हैं जब वसंत आता है।
सभी पुराने पत्ते त्याग देते हैं, नए पत्ते धारण कर लेते हैं, क्योंकि इस वसंत में हमारा नववर्ष भी, जो भारतीय नववर्ष है, नया संवत है, वो आता है, तो जिसमें प्रकृति भी श्रृंगार करती है, चारों ओर फूलों से सज जाती है। जैसे आजकल सभी पेड़ पौधों ने अपने पत्ते बदल लिए हैं, और जो फूलों वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, उस फूलों से लद चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो बसंत आता है जब कि किस प्रकार प्रकृति खिल उठती है और अपनी प्रवृत्ति को किस प्रकार वो बदल लेती है। तो ये सारी बातें आती हैं, क्योंकि बाकी ऋतुओं में तो कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा ठंड, ये सब बातें होती हैं। लेकिन वसंत जब आता है तो वसंत का मौसम जो है वो मन को मोह लेता है, और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता, व्यक्ति की आंखें उससे हटती नहीं हैं। एक कविता भी हट नहीं रही है, वसंत की शोभा फाल्गुन की, तो ये कविता भी है। तो वसंत पर बहुत सारी कविताएं हैं। तो हम पहले काव्यांश को देख लेते हैं कि बनारस की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवा डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी कवि, जो है कवि, सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी बताना चाहते हैं कि जब बनारस शहर में बसंत का आगमन होता है तो अचानक हो जाता है, यानी अचानक वसंत का आगमन होता है। और वसंत आने पर कवि कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा है इस शिवनगरी में कि जब वसंत आता है तो यह लहर तारा व मडवाडीह की तरफ से आता है। लहर तारा और मडवाडीह ये मोहल्ले हैं बनारस के, इनकी तरफ से जो है एक धूल का बवंडर उड़ते हुए, लहर तारा और मडवाडीह सॉरी मोहल्ले की ओर से एक धूल भरी आंधी जो है वो उठता है धूल का एक बवंडर होता है, गोल गोल घूम के जो धूल होती है उसको बवंडर बोलते हैं। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, अर्थात यह जो पुराना शहर है, इसको इस धूल की किरकिराहट के कारण इस पुराने शहर में लोगों की जीभ जो है वो किरकिराने लगती है, क्योंकि धूल उठती है तो जीभ किरकिराने लगेगी ही। तो ये सारी विशेषताएं इसमें बताई, सामान्य सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि जब बनारस में जब बसंत आता है तो थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी से आ जाती है, तो पूरा का पूरा वातावरण धूल से भर जाता है। और ये धूल भी आती कहाँ किस तरफ से है, लहरतारा और मडवाडी है आदि जो मोहल्ले हैं उस तरफ से आती है, और धूल उठने के कारण लोगों की जीभ जो है किरकिराने लगती है, और यही बसंत आगमन का पहला लक्षण होता है, यानी बसंत का प्रारंभ बनारस में होता है। दूसरे काव्यांश में जाते हैं। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। यहाँ पे फेंकने का रखा है, तो यहाँ मैं इसको फेंकने लगता है पचकियां, आदमी दशा मेद पर जाता है। फेंकने लगता है पचकियां, आदमी दशा मेघ पर जाता है, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। देखो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब बनारस में बसंत की हवा चलती है, पहले ही काव्यांश में कहा था, तो क्या होता है, अच्छा जब बनारस की हवा चलती है तो क्या होता है, उसमें सुखबुगाहट होने लगती है। यहाँ पर यदि बात करें सुखबुगाहट की होती है तो जागने की प्रक्रिया को सुखबुगाहट कहा जाता है। जो है वह सुखबुगाता है, यानी प्रातःकाल जैसे ही तेज आंधी तेज हवाएं चलने लगती हैं तो जो लोग वहां पर रहते हैं या जो वहां के रहने वाले वासी हैं वो जागने लग जाते हैं, यानी जाग जाते हैं वसंत के आने से। जो नहीं है वह फेंकने लगता है, यानी जो बनारस में नहीं था, अर्थात कहने का अभिप्राय जो अस्तित्वमान नहीं है, यानी जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता है, जो कह सकते हैं कि वो बनारस की चेतना में नहीं है,
वो भी पचखियां यानी अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने का मतलब क्या है? जैसे एक बीज जो है वो भी जमीन में रहकर अपना अंकुरित निकलता है, यानी वो भी फूटने लगता है, खिलने लगता है। तो जो नहीं है वो भी खिलने लगता है, यानी अंकुरित होने लगता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है, ये गंगा घाट का नाम है दशाश्वमेध। तो व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हैं वहाँ हैं, दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं और घाट के आखिरी पत्थर पर पहुँचते हैं तो कुछ और मुलायम हो गए हैं, यानी लोगों के स्नान करने से, बार बार गीला होने से घाट के जो आखिरी सीढ़ियाँ हैं वो और ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं, ये बात की गई है। यानी यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये है कि बनारस में जागने की प्रक्रिया शुरू होती है वसंत के आगमन के साथ, और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां, यानी कहने का मतलब जो बनारस में अभी तक नहीं दिखता था वो भी अंकुरित होने लगता है, यानी सामने आ जाता है। और व्यक्ति प्रातःकाल दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं और घाट के आखिरी पत्थर पर, आखिरी सीढ़ी पर जाते हैं, जो लोगों के स्नान करने से कुछ और ज्यादा मुलायम हो गए हैं। ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया है कवि केदारनाथ सिंह जी ने। सीढ़ी पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, यानी एक अजीब सी सरलता है। जो सीढ़ियों पर बैठे बंदर हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी सरलता आ जाती है, एक अनोखी नमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? जैसे कि हमने देखा होगा जब भीड़ में बंदर बैठे होते तो बड़ी अच्छी आवाज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ न कुछ खाने को अभी मिलेगा। तो इसलिए उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी जो है वो महसूस होती है जब बंदर वहां पर दिखते हैं। तो ये है। तो और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब तक जो भिखारियों के कटोरे खाली थे, अब वो भी एक अजीब सी चमक से भर उठते हैं, अर्थात भिखारियों के कटोरों में अब कुछ दान दक्षिणा जो है वो आने लगती है, अर्थात भिखारियों के कटोरों में भी वसंत जो है उतरता नजर आने लगता है। क्यों अजीब सी चमक का मतलब? उसमें कुछ सिक्के, उसमें कुछ पैसे जो है उसमें डलने लग जाते हैं, यानी बसंत जो है उनका भी बसंत, उनका भी हरा भरा जो मन जो है उस बसंत के उतरने से हो जाता है, यानी लोगों की भीड़ के आने से हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब बनारस में, जब वातावरण में बसंत की हवा, बसंत की वायु चलती है तो जो है वह वो जागने लगता है, अर्थात जागने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो नहीं है वो भी अंकुरित होने लगता है, अर्थात वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है बनारस में। और आदमी जो है दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं और घाट के आखिरी पत्थर को पर पहुँच जाते हैं, आखिरी सीढ़ियों पर पहुँच जाते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो गंगा नदी को स्पर्श करने के लिए लोग घाट के आखिरी पत्थर पर पहुंच जाते हैं और स्नान करने से वो पत्थर कुछ मुलायम से हो जाते हैं। और जो सीढ़ियों पर बैठे हुए जो बंदर हैं, उन बंदरों की आंखों में भी एक अलग प्रकार के दृष्टिगोचर होने लगते हैं, अर्थात वो भी एक अजीब सी तरह से देखने लगते हैं। उनकी आंखों में भी अजीब सी नमी, सरलता जो है वो आ जाती है। और भिखारी जो है एकदम जो खाली कटोरे थे अब वो भी एक पैसों की खनखनाहट से, विचित्रता से चमकने लगते हैं। तो यही यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि अर्थात उन कटोरों में भी वसंत उतर आता है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो दीन गरीब व्यक्ति हैं उनके मन में भी एक प्रकार की उमंग जो है, एक उत्साह जो है यहाँ पर भर जाता है जब बसंत आता है, यानी बनारस में जब बसंत आता है। तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पर किस प्रकार बनारस में बसंत आता है तो वो बताई गई है। तीसरे काव्यांश में, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तुमने कभी ने प्रश्न किया है कि क्या तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यानी यहाँ पर बनारस में खाली कटोरों में बसंत उतरता दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक भिखारियों के जो कटोरे खाली थे वो अब भरने लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खाली कटोरों में बसंत के उतरने के बारे में कहा है। अर्थात भिखारियों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है जब उनके कटोरे भरने लगते हैं। यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात इस शहर की सुबह जो है इसी प्रकार होती है।
प्रतिदिन यह शहर जब खुलता है, यानी इस शहर की सुबह जब होती है वो इसी तरह होती है। इसी तरह बढ़ता अर्थात लोगों की भीड़ भी इसी तरह इकट्ठी होती है और खाली होता है यह शहर इसी तरह। इसी प्रकार से शहर भी लोगों से खाली होता है और प्रतिदिन असंख्य शव जो है अंधेरी गली से असंख्य शव ले जाते हुए कंधे चमकती गंगा की तरफ दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर शवों को कंधों पर लाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। अर्थात यह बनारस से खाली होता रहता है। अंधेरी गली है, गली का नाम है, तो उसी तरफ से असंख्य शव जो है कंधों पर लाते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो चमकती गंगा की तरफ ले जाए जाते हैं और गंगा के किनारे जो है उनको चिताग्नि दे मुखाग्नि दी जाती है। तो इसी प्रकार रोज रोज यह खाली भी होता है। यानी बसंत का कटोरों में किस प्रकार उतरना यहाँ पर कवि ने बताया है। तो कवि ने यही बताया है बसंत का कटोरों में उतरना कि बसंत के आगमन से भिखारियों के चेहरों पर चमक आ जाना। अर्थात भिखारियों के कटोरों में जो है पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, कटोरे भरने लगते हैं। तो कवि यही कहता है कि ऐसे इस शहर में दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, यानी इसी प्रकार खुलता है यह शहर और इसी तरह बढ़ता है। कहा है बढ़ता का मतलब लोगों की भीड़, लोग जो है इसी तरह इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। बढ़ने की बात यहाँ पर इसीलिए की है। और इसी तरह खाली होना, यानी इसी तरह खाली होता है शहर। तो इसी तरह खाली कैसे होता है शहर, तो रोज अंधेरी गली से असंख्य शव लोग अपने कंधों पर ले जाते हैं, चमकती हुई गंगा की तरफ ले जाते हैं। अतः शव ले जाकर मृतक का शव का दाह संस्कार गंगा के किनारे किया जाता है। तो यहाँ पर कभी खुशी का एहसास होता है तो कभी गम का एहसास यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है बनारस। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये कभी भरता है, कभी ये कभी खुलता है। तो इसी तरह प्रातः होती है, कभी भरता है, कभी खाली होता है। तो खाली कैसे होता है यहाँ पर कवि ने बताया। भरना तो हम समझ गए कि लोगों की भीड़ किस प्रकार इकट्ठी होती है, किस प्रकार ये पूरा शहर लोगों से भर जाता है। तो किस प्रकार खुलता है ये हम सबको पता ही है। तो क्योंकि पहले ही काव्यांश में बता दिया था कि जब एक धूल का बवंडर उठता है बनारस की तरह उससे मडवाडीह लहर तारा की तरफ से, तो वो पहले ही बताया गया कि किस प्रकार यह शहर खुलता है, किस प्रकार बढ़ता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और खाली किस तरह होता है वो इस पंक्तियों में बता दिया गया है। तो बनारस का यह सिलसिला, यही सिलसिला जो है कभी भरना कभी खाली होना, तो ये सब प्राचीन काल से बनारस में चलता ही आ रहा है और अब भी चल रहा है। ये सारी विशेषताएं बनारस के बारे में कवि ने बताई है। इसमें मैं तीसरे काव्यांश में आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पर अलंकार वर्णन नहीं बताया। तो पहले एक बार पहले काव्य से अलंकार वर्णन कर ले, क्योंकि मैं सीधा पढ़ाता ही रहा हूँ आपको। तो पहले काव्यांश से हम देख लेते हैं कि पहले काव्यांश में क्या बताया था। इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। ज्यादा अलंकार इसमें नहीं है। छंद की अलंकार देख लेते हैं फिर भी कौन कौन से अलंकार हैं। इसमें ज्यादातर इस तरह महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो पुराने शहर की जीभ किरकिराना, ये शहर की जीभ नहीं किरकिराती, मनुष्य की जीभ किरकिराती है। तो ये लाइन सीधी सीधी बात बता रही है कि यह शहर को मनुष्य की तरह दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, यह मानवीकरण अलंकार जो है विशेष रूप से इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। बाकी यहाँ पर और कोई विशेष अलंकार नहीं है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। बाकी इसका छंद रस और गुण बता देता हूँ। छंद मुक्त रचना है, कोई छंद इसमें नहीं है, छंद मुक्त है। रस की बात करें तो यहाँ शांत रस है। जब किसी शहर, किसी देश, किसी चीज की विशेषताएं, प्रकृति का वर्णन किया जा रहा होता है तो वहाँ पर शांत रस ही होता है, कोई दूसरा रस नहीं होता है। तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण है और भाषा अत्यंत सहज सरल है। पहले ही भाषा के बारे में बता दिया था जब कवि परिचय हम पढ़ रहे थे कि भाषा कैसी है, तो ये व्याख्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरे काव्यांश के बारे में हम देख लेते हैं कि दूसरे काव्यांश में क्या क्या बातें बताई है। नहीं सॉरी, क्या क्या छंद अलंकार तो वही रहेंगे, छंद तो वही रहेगा, यानी मुक्त छंद रहेगा, रस शांत रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, भाषा वही रहेगी, यानी भाषा सहज एवं सरल है। तो भाई ये सब चीजें सभी काव्यांशों में ऐसे ही रहेंगी बनारस कविता में। केवल अलंकार और देख लेते हैं। इसमें अलंकार कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखो इसमें आया है कई जगह अनुप्रास अलंकार आया है। जैसे बैठे बंदर है तो बै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर है कटोरों
की बात आई है, के कटोरों का, तो कह के की आवृत्ति, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। एक अजीब सी नमी, एक अनोखी सी, एक अलग सी तरह की नमी यहाँ पर प्रयोग की गई है, तो यहाँ पर ये सा से सी उसकी तरह नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा अलंकार। में एक बार उपमा समझ गया था लेकिन नहीं है। और पाता है, ये जो बातें हैं, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। ये घाट का आखिरी पत्थर पाना, ये अजीब सी बात है, क्योंकि आखिरी सीढ़ियों पर जाना होता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब अपनी ही पंक्ति का कवि की पंक्ति का विरोध किया जा सकता है कि आखिरी पत्थर कैसे पाता है, घाट के आखिरी पत्थर थोड़ी लेने गया हो, आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा है। तो ये यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बाकी आप सबको पता ही है, छंद मुक्त छंद है, रस शांत रस है, गुण माधुर्य है, और भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। और ये सब बातें मैं लिखकर भी भेजूंगा। बाकी एक ही पद में लिख रखे हैं, बाकी खाली छोड़ रखे हैं, क्योंकि वही भरना है उसमें, तो सेम आगे के आगे भर देना है। तीसरा था, इसमें अलंकार, ये हमने पढ़ लिया था। अलंकार वर्णन इसमें देख लें, हमने पढ़ लिया। तो इसमें कई शब्द हैं, जैसे सीधा सा पता लग रहा है रोज रोज, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम सीधी बात जाएंगे तो। और बाकी अलंकार इसमें और देख लेते हैं, कोई बनता है तो। यदि अनुप्रास अलंकार बनता है तो, नहीं तो बाकी तो कोई और विशेष अलंकार मुझे दिखाई नहीं, यहाँ नहीं दे रहा है। अनंत, अनंत शब्द है। अनंत का अर्थ असंख्य भी होता है, अनंत का अर्थ आकाश भी होता है, और अंत रहित भी होता है। तो बहुत सारे अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखना, विशेष है। रोज रोज पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और अनंत में श्लेष अलंकार है। ये अलंकार वर्णन जो है यहाँ पर ध्यान रखना। यदि मैंने वहां नहीं दिया है तो ये भी ध्यान रखना, अनंत में श्लेष अलंकार है। अब हम आ जाते हैं चौथे काव्यांश पर। अब साथ में ही बता देंगे उसका अलंकार वर्णन, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, केवल व्याख्या में पढ़ाता रहा आपको। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। यहाँ पर कवि केदारनाथ सिंह जी बनारस में किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे किस प्रकार अपनी एक लय ताल में पूरा बनारस चलता है, या धीरे धीरे की विशेषता जो है, या सब धीरे धीरे होने की विशेषता कवि ने बताई है। तो कवि यही बताना चाहता है कि हर काम को किस प्रकार बनारस में धीरे धीरे करना, किस प्रकार बनारस के लोगों की जीवन शैली है, वो सब इस धीरे धीरे के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। कवि बताते हैं कि शहर में जब धूल उड़ती है तो धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग चलते भी हैं तो धीरे धीरे ही चलते हैं, और धीरे धीरे मंदिरों के घंटे बजते हैं, यानी मधुर मधुर ध्वनि, मीठी मीठी ध्वनि में धीरे धीरे घंटे जो है वो बजते हैं। धीरे धीरे यहाँ बनारस में शाम हो जाती है, यानी पता ही नहीं चलता लोगों को कब शाम हो गई। और यही इस बनारस की विशेषता है कि यहाँ धीरे धीरे होना, ये यहाँ पर जो सामूहिक लय, यानी लोग जो है समूह में मिलकर एक जैसी परंपराएं, एक जैसी संस्कृति, ये सब धीरे धीरे होने की जो लय है, ये ताल है, ये रो है, ये पूरे शहर को, इस बनारस शहर को दृढ़ता से बांधे हुए, मजबूती से बांधे हुए, अर्थात अपनी संस्कृति में मजबूती से, इस संस्कृति से जोड़े हुए हैं लोगों को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, यानी इस शहर में कुछ भी बदलता नहीं है। इस तरह होता है सब, धीरे धीरे इस तरह होता है कि कोई भी यहाँ पर रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कि हिलता नहीं है कुछ भी, यानी कुछ भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं होता। जो मंदिर जहाँ है वही मंदिर है, जहाँ घाट हैं वहीं पर घाट हैं, यानी प्राचीन काल से कुछ भी परिवर्तन इस बनारस में नहीं होता। कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, यानी जो वस्तु प्राचीन काल से जहाँ पर रखी हुई थी वहीं पर रखी है। और एक उदाहरण दिया कि गंगा वहीं है, गंगा भी वहीं से आज भी निकलती है, और वहीं पर बंधी हुई है नाव, और जैसे पहले नाव जिन घाटों पर बंधी होती थी, आज भी वहीं पर बंधी हुई है। और तुलसीदास के प्राचीन काल से जो खड़ाओं हैं,
जो पैरों में पहनने की जो लकड़ी की जूतियाँ की चप्पलें थी, वो भी आज सैकड़ों वर्ष से वहीं पर रखी हैं। अर्थात बनारस की प्राचीनता, बनारस की आस्था, बनारस की श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जो कभी पहले बनी हुई थी। तो ये बनारस की सारी विशेषताएं यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। अर्थात कुछ भी परिवर्तन बनारस में नहीं होता है। जो चीज़ जहाँ रखी थी वो अब भी वहीं पर रखी है। गंगा वहीं से निकल रही है, यानी गंगा भी वहीं से है, और गंगा के प्रति लोगों की आस्था, गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा वैसी ही है, उसी प्रकार बनी हुई है जो पहले कभी बनी हुई थी। तो तब भी नाव वहीं पर बंधी हुई थी, आज भी नाव वहीं पर बंधी हुई है बनारस शहर में, बनारस के घाटों पर। और लास्ट में यही बता दिया कि सैकड़ों वर्ष से इस बनारस के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये कहा है कि तुलसीदास की जो प्राचीन काल से खड़ाओं जो रखी थी वो भी वहीं पर रखी हुई है। ये विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो भाव क्या है? भाव यही है कि सैकड़ों बरस से बनारस में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। वही पुरानी मान्यताएं, वही पुरानी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, सभी कुछ वैसे का वैसे सुरक्षित है। तो यही बताया है कि काशी की जो प्राचीनता है, काशी की जो धार्मिकता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो वैसी की वैसी है, तो उसी प्रकार बनी हुई है। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भाव क्या है इस कविता का वो मैंने बताया। अलंकार वर्णन देख लेते हैं। तो धीरे धीरे शब्द बहुत बार आया है, तो सभी जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे पहले ही मैं धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जहां पर 2 बार धीरे धीरे वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही। अब एक और देख लेते हैं, धूल धीरे धीरे, ध की आवृत्ति हुई है 3 बार, तो यहाँ पर अनुप्रास तो हो, अनुप्रास भी अलंकार हो जाता है। और अनुप्रास और जगह देख लेते हैं कहीं पर बनता है कि नहीं बनता है। बाकी अनुप्रास जो है कहीं पर नहीं बनता है, तो अनुप्रास अलंकार जो है पहली ही लाइन में बनता है, और बाकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया ही गया है। और धीरे धीरे होना बनारस की विशेषता, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार तो है ही, सभी में है, ध्यान रखना। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है क्योंकि बनारस की विशेषता है। 5वें काव्यांश में आ जाते हैं। छंद वही रहेगा, रस वही है, गुण वही है, भाषा वही है, यानी छंद मुक्त रचना, शांत रस, माधुर्य, गुण, भाषा अत्यंत सहज एवं सरल, ये सभी में सेम रहेगा। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में से अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। विरोधाभास है, आधा है और आधा नहीं है, तो लास्ट में विरोधाभास अलंकार भी इसमें बन जाता है। फिर हम इस पूरे काव्यांश के बारे में जान लेते हैं। तो कवि यहाँ के क्या कहना चाहता है? कवि यही बताना चाहता है कि कभी सांझ होते ही शहर में घुस जाओ, शाम होते ही, सही सांझ होते ही, सही कार्त होते ही, शाम का समय, यानी शाम का समय होते ही शहर में हम जाएंगे तो हमें ये शहर की वास्तविकता दिखाई देगी कि किस प्रकार ये आधा प्रकाश में है, आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, क्योंकि ये सभी चीजों से जुड़ा हुआ ये शहर है। तो यहाँ प्रवेश बिना किसी सूचना के कहा, यानी बिना किसी को सूचित किए इस शहर में चले जाओ, आपको इस शहर के बारे में पता लगेगा कि ये शहर कैसा है। तो संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं, यदि प्रसंग में लास्ट लाइन पे जाएं, बाकी सारी बातें वही हैं। सांकेतिक काव्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित रचित कविता बनारस से उद्धृत है, और प्रस्तुत काव्यांश में बनारस के संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है या कर रहे हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के, बिना किसी को सूचित किए सांझ होते ही शहर में चले जाओ, आपको यह शहर कभी तो आरती के प्रकाश में दिखाई देगा, यानी कहने का अभिप्राय है कि सांझ होते ही गंगा के किनारे मंदिरों में
चारों ओर अनेक तरह से नीलांजलियों में हजार हजार सहस्त्र सहस्त्र बातियां जलने लगती हैं, तो और फिर उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तो कभी ये शहर किसके आलोक में, आरती के प्रकाश में दिखेगा। हम इस शहर को अचानक देखते हैं तो इसकी बनावट अनोखी है, अद्भुत बनावट लगती है। कभी ये आधा जल में लगता है, अर्थात गंगा जल में, क्योंकि ये शहर के चारों ओर जो बत्तियां हैं, लाइटें हैं, या जो लड़ियां हैं, या जो दीपक हैं, वो जलते हुए गंगा के अंदर दिखाई देंगे। तो कभी ये शहर आपको जल के अंदर दिखाई देगा, कभी आधा मंत्र में, तो कभी वहां पर पंडित पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा होता है, तो कभी शहर को हम मंत्रों में महसूस करेंगे। आधा फूल में, गंगा में फूलों के दोने प्रवाहित किए जाते हैं, बत्तियां जलाकर गंगा में प्रवाहित की जाती है, तो फूल ही फूल चारों ओर होते हैं, तो कभी फूल में लगेगा। आधा शव में, गंगा के घाटों के किनारे कई जगह शव जलाए जा रहे होते हैं, तो कभी आधा शवों में लगेगा, यानी दाह संस्कार किया जाता है। आधा नींद में है, यानी सब चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे नींद में हो। आधा शंख में हो, मंदिरों में शंख बज रहे होते हैं आरती के समय, तो ऐसा लगता है बनारस आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है, यानी एक एक चीज को आधा शंख में, आधा शव में, आधा फूल में, आधा नींद में, आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा आरती के प्रकाश में। तो यदि ध्यान से देखो तो सब जगह आधा आधा लग रहा है कि हर जगह आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इसमें, सब जगह बटा हुआ है, लेकिन यह आधा है और आधा नहीं है। यानी यही इस बनारस की संपूर्णता है कि ये सब चीजों में समाहित है, यानी इन चीजों के कारण ये बनारस जो है हुआ ही इन चीजों के कारण पूर्ण है। यदि मंत्र पूजा नहीं होंगी तो बनारस जो है वो अधूरा रह जाएगा। मंदिरों में घंटे शंख नहीं बजेंगे तो अधूरा रह जाएगा। जल गंगा नहीं होगी, गंगा का जल नहीं होगा तो ये शहर अधूरा रह जाएगा। यानी इन सब चीजों को मिलाकर यदि हम देखें तो ये पूरा है, यानी पूर्ण है। इसलिए कहा कि हर चीज में अलग अलग में आधा आधा बटा है, लेकिन सबको मिला के ये पूर्ण है। तो तात्पर्य यही कि शहर की जो प्राचीनता है, शहर की जो आध्यात्मिकता है, वो जो है इस शहर की पूर्णता को प्रकट करती है। और आधा नहीं है का माध्यम एक दूसरा भी अर्थ यहाँ पर कवि ने बताना चाहा है कि धीरे धीरे इसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश भी हो रहा है, यानी नया भी जुड़ रहा है, यानी नवीनीकरण हो रहा है। अच्छे पत्थर, अच्छी बनावट, अच्छी चीजों का प्रयोग, ये सब यानी आधुनिकता भी इसमें, यानी मॉडर्न भी इसमें ये बन रहा है धीरे धीरे। तो आधुनिकता का समावेश भी इसमें हो रहा है आध्यात्मिकता के साथ साथ। तो यही बताना चाहा है कि संध्या के समय बिना किसी सूचना के शहर में यदि प्रवेश कर जाते हो तो कभी ये आरती के प्रकाश में दिखाई देता है, कभी तुम्हें बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें भी दिखाई देंगी। कभी तुम्हें दिखाई देगा कि आधा जल में है, कभी दिखाई देगा आधा मंत्र में है, कभी दिखाई देगा आधा फूल में है, कभी आधा दिखाई देगा कि ये जो आरतियों के बारे में बात की गई है कि आरतियों के प्रकाश, तो इसलिए प्रकाश में कहा है। कभी घाटों पर चिता की अग्नि दिखाई दे जाती है, तो कभी शवों में लगेगा, कभी आधा नींद में खोया सा प्रतीत होगा, कभी शंख की ध्वनियों से जागता हुआ सा प्रतीत होगा। तो इस शहर में कह सकते हैं कि ध्यान से देखो ये शहर आधा आधा बटा हुआ जरूर है पर आधा नहीं है, अर्थात प्राचीन संस्कृति को तो रोके हुए है ही, अपनी मॉडर्निटी को भी ये साथ में, आधुनिकता को भी साथ में लेकर आया हुआ है। चलिए इसमें अलंकार देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो विशेष अलंकार की बात करें तो एक जगह पहली लाइन में सही स्थान जो आया है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बाकी विशेष देखें तो इसमें आधा आधा एक विशेषता लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया और कोई अलंकार नहीं है। कह सकते हैं कि आधा शब्द का बार बार प्रयोग करके कविता के भाव में विशिष्टता लाई गई है, एक लाइन यदि जोड़ना चाहें तो। और बाकी छंद, अलंकार, रस, गुण सभी वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट काव्यांश में, 6th काव्यांश में। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ है,
शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अर्थात एक टांग पर खड़ा है यह शहर और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी अपनी प्राचीनता को, अपनी आध्यात्मिकता पर ये टिका हुआ है शहर, लेकिन आज की आधुनिकता और मॉडर्न जो संस्कृति आ रही है उससे बिल्कुल बेखबर है, यानी उसको कोई सूझ नहीं है। लास्ट की लाइन की बात की गई है। अब देखते हैं, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी बिना किसी आधार के। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ जो भी विद्यमान है, वह बिना किसी खंबे, बिना किसी आधार के खड़ा हुआ है, टिकी हुई है। यानी कोई नियम नहीं बनाया गया है, कोई किताब नहीं लिखी गई है कि बनारस में ऐसे ही करना है, लेकिन बिना किसी आधार के भी जो है, यानी जो उसकी श्रद्धा, जो आधुनिकता, जो उसमें आध्यात्मिकता है, जो उसकी संस्कृति है, वो बिना किसी आधार के वहीं वैसे की वैसे टिकी हुई है, ये बताया गया है। यानी बनारस का जो चरित्र जैसा है वो बिना किसी आधार के टिका हुआ है। जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। जो बनारस में ये नहीं है का मतलब, यानी यदि वहाँ की प्राचीनता आध्यात्मिकता के साथ साथ कहा कि ये सारा बनारस समाया हुआ है, और जो बिना किसी आश्रय के पड़ा है वो सुरक्षित किससे है, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यानी राख का मतलब चारों ओर हवन और शवों की जो राख है वो बिखरी पड़ी है, और जो चारों ओर शवों के जलने से और दियों के जलने से जो ऊंचे ऊंचे रोशनी के जो स्तंभ हैं वो उसको रोके हुए हैं। आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, यानी आग के स्तंभ का मतलब आग के जलने वाले दीपक और चिताग्नि आदि, और पानी के स्तंभ का मतलब गंगा आदि जो भी है, पानी का मुख्य आधार है, वो सब जो है उसको रोके हुए है। धुएं के खुशबू के आदमी के उठे उठे हाथों के स्तंभ, यानी यहाँ बहुत सारे आधार है बनारस को टिकाए रखने के लिए, थामे रखने के लिए। अवनों से उठने वाला धुआं और उनसे उठने वाली खुशबू और श्रद्धा से उठे हुए हाथों के आधार, यानी हाथों के स्तंभ, यानी उसकी श्रद्धा और वहाँ की जो धार्मिकता है उसके आधार, वह आधार जो है बनारस को थामे हुए है। किसी अलग से सूर्य को देता हुआ अर्घ है, यानी कोई व्यक्ति जैसे सूर्य दिखाई भी नहीं दे रहा हो, बिना सूर्य के लक्ष्य किए हुए भी जो उठे हुए हाथ है, यानी शाम के समय सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, रात के समय, फिर भी व्यक्ति गंगा स्नान करके सूर्य को जल देता हुआ पर लगता है, तो वह जिस प्रकार कोई व्यक्ति सूर्य को बिना देखे, बिना लक्ष्य किए हुए अर्घ्य दे रहा हो, वैसे ही आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ इस शहर को बचाए हुए हैं, इस शहर की आध्यात्मिकता को बचाए हुए हैं, धार्मिकता को बचाए हुए हैं। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, यानी सैकड़ों हजारों सालों से इसी प्रकार गंगा के जल में यह पूरा शहर अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है, यानी अपनी प्राचीनता पर टिका हुआ है। अर्थात जैसे व्यक्ति जल में एक टांग पर खड़ा होकर सूर्य को जल देता है, वैसे यह शहर भी गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ प्रतीत लगता है। यानी एक टांग है इसकी आध्यात्मिकता, इसकी धार्मिकता, इसकी प्राचीनता, और दूसरी टांग है इसकी आधुनिकता, मॉडर्न जो नवीनीकरण है, उससे ये बिल्कुल अपने बेखबर है। दोबारा इसको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। यहाँ पर कवि ने बनारस में कहा कि जो कुछ भी विद्यमान है वो बिना किसी सहारे के खड़ा है, यानी बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, खंबे के खड़ा है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास, भक्ति, ये बिना किसी सहारे के खड़ा है। यानी यहाँ ये केवल जनजीवन में, लोगों के जीवन में ही समाहित है, इसमें किसी को कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात कहा है। तो इसके स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आगे बता, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ के बारे में यही कहा कि राख और रोशनी के जो ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, आग के स्तंभ है, पानी के जो आधार है, खंभे का अर्थ आधार लगाकर या स्तंभ का आधार अर्थ लगाकर चलो, तो धुएं के जो आधार है, सुगंध और आदमी के उठे हुए जो श्रद्धा पूर्वक जो हाथ हैं, वो सब बनारस को थामे हुए हैं। तो भाव यही है कि इसमें बनारस एक और अपनी प्राचीनता की आध्यात्मिकता पर टिका हुआ है, और दूसरी ओर वह आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें भी बदलता जा रहा है। तो इसलिए कहा है कि ये एक शहर एक टांग पर खड़ा और दूसरी टांग से बेखबर है। तो ये था इसका अर्थ। अब इसमें अलंकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें
एक तो यहाँ पर जो है हम अनुप्रास ढूंढ लेते हैं। पहले ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और उठे हाथों के स्तंभ किसी अलग से बिल्कुल बेखबर है, लास्ट में जाके आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऊंचे ऊंचे में ये है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये अलंकार है। और बाकी और कोई विशेष अलंकार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे हुए हाथों में भी अनुप्रास आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। तो ये सब है। और छंद हमें पता है, मुख्य छंद है, रस शांत रस है, गुण माधुर्य है, भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। लास्ट है दिशा। तो जैसा कि काव्य परिचय में बताया गया था कि दिशा क्या है कि एक तरफ कवि बच्चों के को मानवीय उनकी कल्पनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिनसे हम कई बार सीख सकते हैं। तो वही यहाँ इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा। जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यानी यहाँ पर जब लेखक स्कूल से बाहर निकल रहे थे, स्कूल में पढ़ाते थे लेखक, और केदारनाथ सिंह जी जब स्कूल से बाहर निकल रहे थे, तो बाहर निकलते हुए एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, और उस बच्चे को पतंग उड़ाते हुए उसने पूछ लिया कि बेटा, क्योंकि वो पतंग बड़ी ऊंची उड़ रही थी, तो उसने पूछा कि हिमालय किधर है। तो बच्चे ने स्वाभाविक जवाब दिया कि उधर उधर। तो उधर किधर? जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है, यानी जिस तरफ उसकी पतंग जो है, जिस दिशा में उड़ती हुई प्रतीत हो रही है, उधर ही हिमालय है। तो यही कहा कि क्या मैं स्वीकार कर लूं कि हिमालय उधर ही है? कवि ने कहा कि हिमालय उस ओर है। क्या मैं इस प्रकार को जान लूं, स्वीकार कर लूं, मान लूं? लेकिन फिर भी बच्चे की वाणी में अपना ही सत्य होता है, अपनी ही सच्चाई होती है। और मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, यानी हिमालय का मतलब हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारी ऊंचाइयां किस तरफ है, हम पहली बार जान लेते हैं। और इस प्रकार बाल सुलभ जो होता है, बाल बच्चों को जो मनोविज्ञान आसानी से प्राप्त होता है, उससे मैंने ये जो कविता बड़ी गहराई में है, ध्यान रखना। बच्चे से हिमालय के बारे में पूछा था, ऊंचाई के बारे में पूछा था, तो बच्चे ने ऊंचाई के बारे में बताया था कि उधर है, उधर है, उधर है, यानी वहां तक जहां तक मैंने डोरी खींचनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब ऊंचाई उधर है, हिमालय उधर है। तो यही बार कवि कहता है कि मैंने पहले बार जाना है हिमालय किधर है। और कवि को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना सच होता है, अपना अपना यथार्थ होता है। तो बच्चे अपनी ही दुनिया को अपने ही ढंग से अनुभव करते हैं, तो उनका सरोकार अपनी दुनिया से होता है। तो कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान या ज्ञान मोह लेता है। तो हमें भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी सीख सकते हैं। जरूर नहीं है हम ही बच्चों को सिखाएं, बच्चों की स्वाभाविक क्रियाओं से भी हम सीख सकते हैं। यही कवि का भाव है, यही कवि बताना चाह रहे हैं। तो अलंकार देख लेते हैं उधर उधर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और मैं स्वीकार करूं, मैं पहली बार जाना, तो यहाँ पर कोई और विशेष अलंकार यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, अलंकार एक ही अलंकार है, और छंद वही छंद मुक्त रचना है, रस वही शांत रस है, गुण माधुर्य गुण है, भाषा अत्यंत सहज एवं सरस है, सरल सहज एवं सरस। यदि एक शब्द बोलना चाहते हो इस प्रकार हो जाता है। चलो ठीक है, ओके। आप इस कविता को ध्यान से समझिए, पढ़िए, और इसकी व्याख्या जो है और कवि परिचय मैं भेज दूंगा, उसको आप नोटबुक में अच्छी प्रकार से साफ साफ उतार लीजिए। और जैसे मैं एडिंग देता हूँ आपको, उसी एडिंग वाइज आपको उनको अलग अलग लिखना है, बिल्कुल। और सह व्याख्या करते वक्त ध्यान रखो कि एक काव्यांश पूरा होने पर 1-2 लाइन बीच में खाली छोड़ो, फिर दूसरा लिखो। और प्रत्येक पॉइंट जैसे मैंने भेजा वैसे का वैसे आपको साफ साफ कॉपी में उतारना है, ताकि आप अच्छी तैयारी करो, अच्छे अंक ले इसको। तो इसको अच्छी प्रकार से कविता को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं बोर्ड के द्वारा, और वो वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे। कविता आपने अच्छी तरह पढ़ी है, समझी है, तो विकल्प आप समझ जाओगे क्या है। बाकी टेस्ट के रूप में हम एक बार सिलेबस कुछ कर लें, फिर टेस्ट के रूप में भी आपकी वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो इसको अभी तक इतना ही कीजिए। ओके, बाय।